नमस्कार दोस्तों, आज अपने एनसीईआरटी की बुक शुरू करने जा रहे हैं। मेरा मानना है कि रीड के अंदर कक्षा 6, 7, 8 और 9, 10 एनसीईआरटी की बुकें अपने पूरी कर दी तो सामाजिक अध्ययन के विषय इनसे बार रीड के अंदर कोई भी क्वेश्चन नहीं है। और आज हम कक्षा 7 का पहला लेसन जैव मंडल और स्थल आकृतियाँ करने जा रहे हैं। दोस्तों, जैव मंडल और स्थल आकृतियाँ। जैव मंडल का मतलब क्या है दोस्तों? जहाँ पर जीवन है वही क्या है? जैव मंडल है। जैव मंडल के 3 पार्ट्स हैं। पृथ्वी का वह ठोस भाग जहाँ पर मनुष्य रह सकता है, कोई प्राणी रह सकता है, उसे स्थल मंडल कहते हैं। जल से घिरे हुए भाग को जलमंडल कहते हैं और वायु से घिरे हुए भाग को वायुमंडल कहा जाता है। जलमंडल, स्थल मंडल और वायुमंडल, इन तीनों से मिलकर जैव मंडल का निर्माण हुआ। वायुमंडल, स्थल मंडल और जलमंडल, इन तीनों से मिलकर जैव मंडल का निर्माण हुआ है। उसे ही जैव मंडल कहा गया है, क्योंकि इनके बिना सजीव का जीवित रहना असंभव है। क्योंकि पृथ्वी ये जैव मंडल है, वो वायुमंडल से घिरा हुआ है। क्योंकि वायु उसके चारों तरफ, वायुमंडल में चारों तरफ वायु है। इस जल में जलमंडल है, जलमंडल में जल है चारों तरफ, जल से घिरा हुआ भाग। और स्थल मंडल पृथ्वी का ठोस भाग जहाँ पर प्राणी मात्र। अब दोस्तों, जैव मंडल की मुख्य बातें। जैव मंडल की मुख्य बातें क्या है? जैव मंडल की मुख्य 3 बातें हैं। नंबर 1, जैव मंडल की प्रमुख बात क्या है कि यहाँ बाहरी स्रोत एक सूर्य है और जो पूरी पृथ्वी का एनर्जी पावर है, जिससे सबको ऊर्जा मिलती है। और दूसरा है पृथ्वी पर विशाल जल मात्रा। नंबर 1 सूर्य ऊर्जा का स्रोत है। और दूसरा है भारी जल। और तीसरा क्या है? पृथ्वी पर पाई जाने वाली गैसें, ठोस पदार्थ और तरल गैस और ठोस, ये 3 हैं। ये पृथ्वी पर पाए जाते हैं। ऑक्सीजन है, ये हमारी वायुमंडल में मिलती है। कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन इत्यादि गैसें भी वायुमंडल के अंदर पाई जाती है और जिनसे हम जीवित रह सकते हैं। अब जैव मंडल में पाए जाने वाले सजीवों को 2 भागों में बांटा गया है। जैव मंडल में पाए जाने वाले सजीवों को कितने भागों में बांटा गया है? 2। इनको 2 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से 2 प्रकार हैं? नंबर 1 वनस्पति, इसमें पेड़ पौधे आते हैं। और दूसरा कौन सा है? जीव जंतु और मनुष्य, प्राणी मात्र इसके अंदर आते हैं। जीव जंतु और मनुष्य, ये जैव मंडल पर विद्यमान सजीवों के 2 श्रेणियां हैं या प्रकार हैं। उसके बाद बात करते हैं हम पारितंत्र। पारितंत्र क्या है? दोस्तों, पारितंत्र जैविक और अजैविकों के मध्य पर्यावरण के आंतरिक संबंध को पारितंत्र कहा जाता है। जैविक और अजैविक। पारितंत्र क्या है? जैविक और अजैविक के मध्य पर्यावरणीय आंतरिक संबंध को पारितंत्र कहा जाता है। और जैविक के अंदर सजीव हैं और अजैविक के अंदर निर्जीव हैं। ये दोनों मिलकर जैव मंडल की क्रिया, पारितंत्र की क्रिया संपन्न करते हैं। तो इसी को हम पारितंत्र कहते हैं।
पारितंत्र के बाद आता है दोस्तों खाद्य श्रृंखला, और खाद्य श्रृंखला रीढ़ के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके एक क्वेश्चन तो आप पक्का ही मान लीजिए कि रीट एग्जाम के अंदर आपको पक्का ही मिलेगा, खाद्य श्रृंखला। दोस्तों खाद्य श्रृंखला क्या है? हमारी पृथ्वी पर सूर्य है वो ऊर्जा का महत्वपूर्ण स्रोत है। इसके द्वारा हम सब सजीव एनर्जी प्राप्त करते हैं। सूर्य है, उससे घास, पेड़ पौधे, वनस्पति भोजन ग्रहण करते हैं और उस घास को कीड़े मकोड़े खाते हैं। कीड़े मकोड़े, टिड्डे भी बोल सकते हो आप इसको, और इनको मेंढक आता है और मेंढक को सांप, और सांप को मोर खाता है। सांप को मोर खाता है। ये कीड़े मकोड़े प्रथम उपभोक्ता, ये द्वितीय मेंढक और तीसरा सांप, और मोर क्या हुआ? चौथा। अब दोस्तों सूर्य से भोजन ग्रहण घास ने प्राप्त किया और घास को कीड़े मकोड़ों ने खाया। पहले उपभोक्ता हो गए ये उत्पादक हैं। तो ये पहले उपभोक्ता, कीड़े मकोड़ों को मेंढक ने खा लिया, मेंढक को सांप ने, और सांप को मोर ने खा लिया। उसके बाद मोर की मृत्यु हो गई और उसकी बॉडी है वो जीवाश्म मिल गई, मिट्टी के अंदर मिल गई, और धीरे धीरे वो इनका बैक्टीरिया जीवाश्मों का अंश कर दोबारा क्या वनस्पति स्टार्ट होगी। ये हमारी क्या है? खाद्य श्रृंखला है। तो दोस्तों अपने रीट एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि मेंढक कौन सा उपभोक्ता है, और उसी प्रकार एक वो समझते हैं घास को कौन खाता है? बकरी खाती है। बकरी खाती है, बकरी को भेड़िया खा जाता है और भेड़िया को शेर खा जाता है। तो ये क्या हुआ? प्रथम, दूसरा और तीसरा फिर वही मिट्टी में मिल जाएगा। यहाँ पर मनुष्य को भी ले सकते हैं। और शेर है, शेर की मृत्यु हो गई, मृत्यु के बाद में उसकी बॉडी है, उसका शरीर है, वो मिट्टी में जीवाश्म प्राप्त करेगा और उसी प्रकार वनस्पति में दोबारा ये प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। तो इसके बारे खाद्य श्रृंखला के बारे में ये क्वेश्चन आप कतई गलत न करें। अब बात करते हैं दोस्तों स्थल आकृतियाँ। स्थल आकृतियाँ स्थल आकृतियों के अंदर सबसे पहला कौन सा प्रमुख कॉन्सेप्ट? पर्वत। समुद्र से 600 मीटर की ऊंचाई तक का भाग या 600 से ऊपर भी पर्वत की ऊंचाई हो सकती है। पर्वत नीचे से चौड़े और ऊपर से संकरे होते हैं। ऐसे होते हैं पर्वत, नीचे से चौड़े और ऊपर से संकरे, तीखे चोटी नुमा होते हैं। और जब पर्वतों के पर बारिश आती है तो ये जिस तरफ बारिश आती है वो तो तरफ पवनामुखी पर्वत क्या है? समुद्र तल से 600 मीटर ऊंचे या इससे भी ज़्यादा ऊंचे हो सकते हैं। ये पर्वत नीचे से चौड़े और ऊपर से संकरे होते हैं। पर्वतों पर बारिश आती है तो जहाँ बारिश आती है वो तो पवनामुखी, और जिस तरफ बारिश नहीं आती है वो पवनाभिमुखी। जैसे यहाँ पर बादल है, यहाँ बारिश हो रही है तो पवनामुखी हो गए, और ये पीछे का भाग है ये पवनाभिमुखी हो गया। पवनाभिमुखी हो गया। अब दोस्तों बात करते हैं पर्वतों के अंदर। पृथ्वी पर सबसे ऊंची चोटी, पृथ्वी की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट, पृथ्वी की या संसार की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट। इसकी ऊंचाई आपको पता होगा 8,848 मीटर, 8,848 मीटर। और ये
विश्व के सबसे प्राचीन विश्व के सबसे विशालतम हिमालय पर्वत की एक भाग है। और पर्वतों के बाद दूसरा हमारा आता है पठार। पर्वत के बाद आते हैं पठार। दोस्तों मैं एक और बता देता हूँ आपको, पर्वतों पर रहने वाले जनजाति बाहुल्य के लोग पर्वतों पर ज़्यादा रहते हैं और वो वहाँ पर पशुचारण का कार्य करते हैं। बकरवाल, गोदी हिमालय में पाई जाने वाली प्रमुख जनजातियाँ हैं। इनको बंजारे भी कहा जाता है। अब दोस्तों पर्वतों के बाद आता है पठार। पठार पर्वत की अपेक्षा कम ऊंचे होते हैं और पठार ऊपर से चौड़े होते हैं। ऊपर से चौड़े, तीखे, नुकीनुमा नहीं होते, ये संकरे नहीं होते हैं, ये चौड़े होते हैं। और भारत के प्रमुख पठारों के नाम आप जानते होंगे, दक्कन का पठार, छोटा नागपुर का पठार। और पठारों से खनिज अत्यधिक मात्रा में प्राप्त होता है, यानी संपूर्ण खनिज का स्रोत पठार है। लोहा, एल्यूमिनियम, जो भी धातुएं हैं सब पठार से हम प्राप्त करते हैं। पठार के बाद में आता है दोस्तों मैदान। पृथ्वी के कुल स्थल भाग के 55% भाग पर मैदान है और मैदानों पर जनसंख्या बहुत ज़्यादा रहती है, क्योंकि मैदान नदी के किनारे होते हैं और यहाँ की मिट्टी बहुत उपजाऊ होती है और कृषि के लिए मैदान सबसे उपयुक्त हैं। इसी कारण यहाँ पर जनसंख्या घनत्व ज़्यादा होता है। भारत में गंगा और ब्रह्मपुत्र का मैदान बहुत विख्यात है और ये अपने संपन्नता की दृष्टि से प्रमुख हैं, जो भारत को कृषि के क्षेत्र के आगे ले जाता है। पर्वत, पठार, मैदान के बाद में हम बात करते हैं नदी बैशी। नदी बैशी दोस्तों अपनी पृथ्वी पर प्राकृतिक धारा में बहने वाले जल को नदी कहा जाता है। और जब नदी के साथ उसकी सहायक नदियाँ मिलती है तो उसको कहते हैं हम नदी बैसिन। और नदियाँ अपना जल झील या सागर के अंदर पहुँचाती है और वहाँ पर जाकर ये मीठा जल है जो खारे जल के अंदर परिवर्तित मिल जाता है, यानी महासागरों के अंदर, सागरों को झीलों के अंदर जाकर नदियाँ अपना अंतिम रूप से ये सागरों या झीलों में प्रवेश करती है। नदी बैसिन के बाद में है द्वीप। पृथ्वी का वह भाग जो चारों तरफ से जल से घिरा हो वह द्वीप कहलाता है। पृथ्वी का वह भाग जो चारों तरफ से जल से घिरा हो, वह भाग जो चारों तरफ से जल से घिरा हो, चारों ओर से जल से घिरा हो वह द्वीप कहलाता है। और तीन ओर जल से घिरे हुए भाग को प्रायद्वीप कहते हैं। प्रायद्वीप, तीन ओर जल से घिरे भाग को घिरे भाग को प्रायद्वीप कहते हैं। द्वीप भारत में असम राज्य और असम राज्य में ब्रह्मपुत्र नदी पर बना मौजूली द्वीप विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है। ब्रह्मपुत्र नदी, असम राज्य अपना, उसमें मौजूली द्वीप है। असम की ब्रह्मपुत्र नदी
का नाम माजुली द्वीप विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है। अब दोस्तों बात करते हैं हम महासागर की। अब बात करते हैं हम दोस्तों महासागर, और हमारा ये जीवमंडल का लेसन था, उसमें महासागर भी बताइए मैं थोड़ा सा। प्रशांत महासागर, विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? प्रशांत महासागर। और इसी के अंदर विश्व का सबसे गहरा गर्त मारियाना गर्त है, जो 10,205 मीटर गहरा है। विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? और विश्व का सबसे बड़ा गहरा गर्त इसी प्रशांत महासागर के अंदर है। क्या नाम है उसका? मारियाना मोनाकी पर्वत है, मारियाना गर्त भी कहा गया है। 10,205 मीटर मोनाकी पर्वत। मोनाकी पर्वत ये समुद्र में स्थित पर्वत है, गहरा स्थल जिसकी गहराई है वो माउंट एवरेस्ट से भी बड़ी है। विश्व का सबसे गहरा पर्वत है। और एक दूसरा नंबर आता है अपना महासागर, प्रशांत महासागर के बाद आता है अटलांटिक महासागर। अटलांटिक महासागर। दोस्तों 5 महासागर हैं, उनके नाम मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। उसके पहला हो गया प्रशांत महासागर, और प्रशांत महासागर में मुख्य है मोनाकी पर्वत के बारे में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। उसके बाद अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, हिंद महासागर, आर्कटिक महासागर और अटलांटिक महासागर। नंबर 5 है अंटार्कटिक महासागर। ये 5 विश्व के 5 महासागर हैं। प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, आर्कटिक और अंटार्कटिक महासागर। इसके अंदर ये मोनाकी पर्वत 10,205 मीटर गहरा है, एवरेस्ट माउंट एवरेस्ट से भी ज़्यादा। तो दोस्तों ये हमारा पहला लेसन था, जैव मंडल और स्थल आकृतियाँ। इसके अंदर पारितंत्र, जैविक और अजैविक के मध्य आंतरिक संबंध, नदियाँ, बेसिन, समुद्र, इनके बारे में पढ़ा हमने। और जैसा भी अब दोबारा लेसन आएगा तो मैं आपको वीडियो ज़रूर डालूँगा। जय हिंद।